नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर आपको कोई प्लॉटिंग करनी है, कोई लेआउट पास कराना है, तो बेसिकली प्रारंभिक रूप से आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए ज़मीन खरीदते समय, या कौन कौन सी आपको एनओसी लेनी पड़ेगी लेआउट पास कराते समय। इन दो प्रमुख बिंदुओं पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी व्यापारी को कोई कॉलोनी बनानी है, प्लॉटिंग करनी है, तो प्रमुख रूप से दो बिंदु सामने आते हैं कि हम ज़मीन खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें और कौन कौन सी हमें एनओसी लानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं दो प्रमुख बिंदुओं पर बात करता हूं। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किए हुए हैं, जानना चाहते हैं कि कॉलोनी बनाने के प्रारंभिक रूप से क्या क्या नियम हैं। मैं प्रमुख रूप से दो जो हमारे व्यूअर्स हैं, एक तो प्रदीप चटेलकर जी हैं, इन्होंने लिखा है कि प्लॉटिंग करने के क्या रूल हैं, प्लीज डिटेल में बताएं। एक दूसरे हमारे व्यूअर हैं देव दर्शन प्रॉपर्टी, इन्होंने लिखा है एक कॉलोनी बनाने की प्रोसेस की वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, कॉलोनी बनाने की प्रोसेस या डिटेल में बताने की बात जो हमारे व्यूअर्स कर रहे हैं, डिटेल में बताने का काम तो बहुत बड़ा है, पूरा चैप्टर है, एक वीडियो में उसको समायोजित कर पाना संभव नहीं है। मैं प्रारंभिक रूप से इस वीडियो में दो बातों पर बात कर लेता हूं कि ज़मीन खरीदते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और ज़मीन खरीदने के बाद लेआउट पास कराते समय आपको किन किन विभागों से एनओसी लानी पड़ सकती है। दोस्तों, अगर आप प्लॉटिंग करने के लिए ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो ज़मीन जो आप खरीदने चाह रहे हैं प्लॉटिंग के लिए, वो कहाँ पर स्थित है, मतलब प्लानिंग एरिया में या नॉन प्लानिंग एरिया। अब आप कहेंगे कि प्लानिंग एरिया और नॉन प्लानिंग एरिया क्या है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में मुख्य रूप से दो तरह के क्षेत्र हैं। एक वो क्षेत्र जहाँ पर मास्टर प्लान लागू है, चाहे वो कोई विकास प्राधिकरण का क्षेत्र हो, सीमा हो, या किसी रेगुलेटेड एरिया की सीमा हो, जहाँ पर किसी भी क्षेत्र में कोई भी महायोजना लागू है, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं प्लानिंग एरिया। ऐसे एरिया को कहते हैं प्लानिंग एरिया, नियोजित क्षेत्र। मतलब वहाँ पर आपको जो भी नक्शा पास कराना है या लेआउट पास कराना है, उस प्लानिंग एरिया पे प्रभावी महायोजना के अनुसार या मास्टर प्लान के अनुसार जो लैंड यूज है, उसी लैंड यूज में उसी क्रिया के लिए आपका लेआउट या नक्शा पास होगा। और दूसरा क्षेत्र है वो कहलाता है नॉन प्लानिंग एरिया या प्लानिंग एरिया के बाहर का क्षेत्र। आम भाषा में अगर बात करें तो प्लानिंग एरिया के बाहर के क्षेत्र में मास्टर प्लान के बाहर जो भी है, जैसे जिला पंचायत के क्षेत्र हैं, वो सारे क्षेत्र आते हैं। ऐसी जगह पर जहाँ मास्टर प्लान लागू नहीं है, वहाँ के नियम अलग हैं। वहाँ लैंड यूज की कोई प्रमुख बात नहीं है, मास्टर प्लान वहाँ लागू नहीं है। वहाँ पर लैंड यूज चेंज कराने का मतलब धारा 143 या धारा 80 से होता है। लेकिन प्लानिंग एरिया के अंतर्गत लैंड यूज का मतलब जो लैंड यूज मास्टर प्लान में निर्धारित है, उसी लैंड यूज के अंतर्गत आपका नक्शा या लेआउट पास होगा। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि अगर आपको आवासीय लेआउट पास कराना है तो आपका भू उपयोग मास्टर प्लान में प्लानिंग एरिया के अंतर्गत आवासीय होना चाहिए, रेजिडेंशियल लैंड यूज होना चाहिए। और अगर नॉन प्लानिंग एरिया है तो आपका वहाँ पर धारा 80 या धारा 143 किया हुआ ही जमीन होनी चाहिए, तभी उस पर आपका भूखंड का या प्लॉटिंग का या जमीन का लेआउट पास होगा। जो भी आपने भूमि लेआउट पास करने के लिए खरीद रखी है, तभी आप प्लॉटिंग कर पाएंगे जब वो धारा 80 उस पर हो गई होगी नॉन प्लानिंग एरिया में। और प्लानिंग एरिया अगर आवासीय लेआउट पास कराना चाह रहे हैं तो भू उपयोग आवासीय होना आवश्यक है मास्टर प्लान के अंतर्गत। ये हो गई लैंड यूज की बात। अब दूसरी बात आती है अप्रोच की बात। अप्रोच का मतलब पहुंच मार्ग। अगर आपके लेआउट तक, जिस भूमि पर आप लेआउट पास कराना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लानिंग एरिया हो चाहे नॉन प्लानिंग एरिया हो, वहां पर पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है। पहुंच मार्ग का मतलब दो बातों से है। सड़क सरकारी होनी चाहिए, आपकी जमीन से टच करती हुई, अप्रोच के रूप में, मतलब पहुंच मार्ग के रूप में। और उस सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर या 30 फुट होनी चाहिए। 9 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर कोई भी आवासीय प्रयोजन का लेआउट पास नहीं होता है। और अगर आपका नॉन प्लानिंग एरिया है, जिला पंचायत का एरिया है, तो वहाँ पर भी जिला पंचायत की या किसी सरकारी विभाग की सड़क होनी चाहिए। और उसकी चौड़ाई भी जिला पंचायत के रिकॉर्ड में क्या है ये आपको जांचनी पड़ेगी और उनके मानक के अनुसार चौड़ाई होनी आवश्यक है।
सामान्य रूप से जिला पंचायत के क्षेत्रों में भी न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी सड़क पर ही आवासीय लेआउट स्वीकृत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप आवासीय के अतिरिक्त अन्य भूपयोग का लेआउट पास कराना चाह रहे हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियल बड़े बड़े प्लॉट करना चाह रहे हैं या कॉमर्शियल भूखंड करना चाह रहे हैं, तो जो गैर आवासीय गतिविधियों के लिए लेआउट पास किए जाएंगे उसके लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर या 40 फुट होने आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पे बताना आवश्यक समझता हूँ कि जमीन के सिलेक्शन का काम ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लेआउट पास कराना चाह रहे हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, चाहे लेआउट के अलावा भी स्कूल है, नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल है या कुछ भी व्यावसायिक संस्थान है या संस्थागत संस्थान है या कोई औद्योगिक संस्थान है बनाना चाह रहे हैं, तो आपकी साइट का सिलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर साइट के सिलेक्शन में भूमि की जो क्षेत्रफल है उसका भूपयोग क्या है ये तय नहीं कर पाए आप, कोई ग्रीन बेल्ट आ गई, तालाब आ गया, कोई सरकारी जमीन शामिल है, तो आपका नक्शा उस पर या लेआउट पास नहीं होगा। आपकी जमीन फिर उसमें लगा हुआ पैसा फंस जाएगा। इसलिए सिलेक्शन ऑफ साइट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप विस्तार से सिलेक्शन ऑफ साइट के बारे में जानना चाहते हैं तो काफ़ी पहले हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया हुआ है। इस टॉपिक पर बने हुए वीडियो को आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है उस प्लेलिस्ट का नाम है सिलेक्शन ऑफ परफेक्ट साइट लैंड डॉक्यूमेंट्स टू बी चेक्ड। तो इस नाम की जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है उसके अंदर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट को पहले सिलेक्ट कर लीजिए और प्लेलिस्ट के अंदर हाउ टू सिलेक्ट ए परफेक्ट साइट नाम का वीडियो है, टाइटल का वीडियो है। इस टाइटल के वीडियो को आप देखकर पूरी प्रोसेस समझ लेंगे कि जमीन खरीदते समय आप परफेक्ट साइट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है पॉइंट नंबर 2 पर कि कौन कौन सी एनओसी आपके लिए आवश्यक है अगर आप लेआउट पास कराना चाह रहे हैं। देखिए, एनओसी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी भूमि के स्वामित्व में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इस बात की जांच के लिए आपको संबंधित तहसील से भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित करने के संबंधी एनओसी लानी पड़ती है। और दूसरा, अगर हमारा जो प्लानिंग सेक्शन है उसमें लैंड यूज क्या है, उस सेक्शन से लैंड यूज की रिपोर्ट आपको लानी पड़ती है। वो भी एक तरह से विभागीय एनओसी ही है। लैंड यूज परमिट नहीं होगा तो आपका वो उस पर कोई लेआउट पास नहीं होगा। हो सकता है आपकी पूरी भूमि पर बीच में कोई मास्टर प्लान ग्रीन आ रहा हो या कोई और अन्य तरह का भूपयोग आ रहा हो, संस्थागत आ रहा हो, बहुत बड़ी लैंड है, आवासीय भी है, बीच में कोई अन्य प्रयोग भी आ रहा है, तो उन अन्य प्रयोग वाले स्थलों को अलग करना आवश्यक है। उस पर कोई आवासीय लेआउट के अंदर उसको शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए विभागीय एनओसी लैंड यूज की है। लैंड यूज की एनओसी का मतलब है उस विभाग के मास्टर प्लान में लैंड यूज निर्धारित क्या है, आपकी पूरी जमीन के हर खसरा का क्या लैंड यूज है, ये आपको चेक करना आवश्यक होता है। और तहसील की मुख्य एनओसी है जिसमें आपका भू स्वामित्व प्रमाणित किया जाता है। ये प्रमुख 2 बातें हैं। इसके अलावा कई एनओसी और भी हैं। बिजली विभाग के एनओसी है, आपके अगल बगल किसी सरकारी विभाग की संपत्ति आ रही है उसकी एनओसी लेनी पड़ती है। आपकी भूमि के नजदीक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोई भारत सरकार का प्रतिष्ठान संस्थान है या उत्तर प्रदेश सरकार या किसी अन्य सरकार का कोई ऐसी भूमि शामिल है जहां से एनओसी लेने आवश्यक है तो वहां से ली जाएगी। और अगर कोई ऊंची बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप सिविल एविएशन से या हाइट की एनओसी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लेनी पड़ेगी, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये प्रमुख थे, लेकिन विस्तार से अगर आप जानना चाह रहे हैं, इसके अलावा कई अन्य एनओसीज भी हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो विस्तार से अगर जानना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो काफ़ी पहले बनाया हुआ था। उस वीडियो में कौन कौन सी एनओसी आवश्यक पड़ेंगी आपको, उनकी हमने पूरी सूची और विस्तार से उसमें कैसे आप एनओसी प्राप्त कर पाएंगे इसके बारे में बात की है। उस वीडियो को अगर देखना चाह रहे हैं तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। मैं पहले प्लेलिस्ट का नाम बता देता हूँ, कौन सी प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है। प्लेलिस्ट का नाम है मैप सैंक्शनिंग एनओसी रिक्वायर्ड सिविल इंजीनियरिंग। इस नाम की प्लेलिस्ट को आप सर्च कर लीजिए। उस प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो का नाम भी यही है, मैप सैंक्शनिंग एनओसी रिक्वायर्ड और सिविल इंजीनियरिंग। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो विस्तार से कौन कौन से विभाग की एनओसी लानी है सारी जानकारी उसमें दी गई है। और एनओसी क्यों लानी है, कैसे मिलेगी, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें विस्तार से उसमें बताई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि आपने एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया और जिस विभाग को एनओसी देनी है वो विभाग यथा समय अगर आपको एनओसी नहीं देता है तो फिर उसकी क्या परिस्थितियां बनती हैं, फिर आपका लेआउट कैसे पास होगा। अगर एनओसी नहीं मिल पा रही है, आपके बार बार कहने के बाद भी, विकास प्राधिकरण के मांगने के बाद भी संबंधित विभाग जिसको एनओसी देनी है वो एनओसी नहीं दे रहा है,
तब आपके लेआउट पास होने में क्या परिस्थितियां बनेंगी, इसके बारे में भी विस्तार से उस वीडियो में बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप कोई लेआउट पास कराना चाह रहे हैं तो साइट सिलेक्शन और एनओसी रिक्वायर्ड के बारे में ये हमने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है। विस्तार से पूरे लेआउट के अंतर्गत कौन कौन से नियम होते हैं, कितने % ग्रीन छोड़ना होता है, कितनी चौड़ी सड़कें छोड़नी पड़ती है, कितना पार्क छोड़ना पड़ता है, इन सब बिंदुओं के संबंध में विस्तार से कभी कोई अन्य वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।